आइए आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट हस्तिनापुर का विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये विश्लेषण हम किसी नेता या किसी नारे के आधार पर नहीं करेंगे। नहीं, हम इसे आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आईने में देखेंगे, क्योंकि चुनाव असल में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनसेवा और शासन का एक विज्ञान है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दिल में चलते हैं, मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट पर। ये वो जगह है जिसका इतिहास महाभारत के पन्नों में दर्ज है और जिसका आज का सियासी ताना बाना उतना ही पेचीदा है। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये उम्मीदों, मुश्किलों और सामाजिक समीकरणों की एक जीती जागती तस्वीर है। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझना होना तो पहले उसकी मिट्टी को समझना पड़ता है। हस्तिनापुर 72% ग्रामीण है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी खेती और गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो यहाँ की राजनीति का फैसला फसलों के दाम, सिंचाई का पानी और गांव की सड़कों की हालत जैसे मुद्दे करते हैं, बड़े बड़े हवाई वादे नहीं। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो समुदाय हैं जो इस जगह की पहचान है। लगभग 75,000 मुस्लिम, 70,000 दलित, 50,000 गुर्जर और 22,000 जाट वोटर। ये आंकड़े एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि यहाँ कोई भी एक समुदाय अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता। यहाँ जीत का रास्ता सबके बीच से होकर एक पुल बनाकर ही गुजरता है। तो फिर इन सभी समीकरणों के बीच 2022 का फैसला कैसा रहा, आइए देखते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये इस इलाके के बदलते मिजाज का एक आईना था। एक ऐसा मुकाबला जो आखिरी सांस तक चला और जिसके नतीजे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मिले 46.72% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 43.55%। ये नंबर बता रहे हैं कि लड़ाई कितनी नजदीकी थी। दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ आप कह सकते हैं 3% से थोड़ा ज्यादा का फर्क था। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक एक वोट के लिए जमीन पर लड़ी गई लड़ाई का नतीजा था। और ये फर्क वोटों में कितना था? सिर्फ 7,312 वोट। सोचिए, 3.5 लाख से ज्यादा वोटरों वाले एक क्षेत्र में बस इतने से वोटों ने हार और जीत तय कर दी। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की क्या अहमियत होती है। और एक और बात देखिए, यहाँ के वोटर कितने सजग हैं। लगभग 67% मतदान। ये राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, लोग चुप नहीं बैठे हैं। वो अपनी सरकार चुनने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उनकी अपनी सरकार से उम्मीदें भी साफ हैं, जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इन निर्णायक 7,000 वोटों को इधर से उधर कर देते हैं। वो कौन सी रोजमर्रा की परेशानियां या उम्मीदें हैं जो उस छोटे से वोटर समूह का मन बदल देती हैं, जो आखिर में जीत और हार का फासला तय करता है। इस सवाल का जवाब हस्तिनापुर की अपनी राजनीतिक बनावट में ही छिपा है और इसे समझने के लिए हमें आरक्षित सीट के विरोधाभास को समझना होगा। ये यहाँ की राजनीति का, अब कह सकते हैं, मूल मंत्र है। मतलब समझिए इसका, हस्तिनापुर एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, तो उम्मीदवार तो दलित समुदाय से ही होगा। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, कोई भी एक समुदाय बहुमत में नहीं है, इसीलिए जीत का फैसला अक्सर गैर दलित वोटों से होता है। यहाँ कामयाब होने के लिए उम्मीदवार को अपने समुदाय के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे समुदायों के साथ विश्वास का एक बड़ा गठबंधन बनाना ही पड़ता है। और ये एक लाइन इस पूरी रणनीति का सार है। वही दलित उम्मीदवार बढ़त हासिल करता है जो गैर दलितों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये एक बड़े विजन की, एक ऐसी सोच की मांग करता है जो सबको साथ लेकर चल सके। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सार्वजनिक जीवन की बुनियाद बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखते हुए जिम्मेदारी का भाव रखना और समाज को तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति करना। विश्वास का गठबंधन बनाना ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए अतीत के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें बताता है कि हस्तिनापुर की सियासी हवा कितनी तेजी से अपना रुख बदलती है। ये टेबल पिछले 20 साल की कहानी बयां कर रही है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पार्टियों की किस्मत यहाँ कितनी तेजी से बदली है।
कोई भी पार्टी हमेशा के लिए यहाँ अपनी पकड़ नहीं बना पाई। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो काम और नतीजों के आधार पर अपना फैसला बदलता है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। 2017 में बीजेपी लगभग 36,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से जीती थी, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2022 में जीत का ये अंतर घटकर महज 7,300 पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो साफ इशारा करती है कि या तो विपक्ष मजबूत हुआ या सत्ताधारी दल के समर्थन में कमी आई। और सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, समाजवादी पार्टी की कहानी। 2017 में उनका वोट शेयर सिर्फ 22% था, जो 2022 में लगभग 2 गुना होकर 43% से भी ज्यादा हो गया। ये 21% की एक जबरदस्त वापसी है। ये दिखाता है कि उनका एक मजबूत जमीनी आधार है जिसे सही रणनीति से फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो इतिहास से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि जब भी सरकार से नाराज लोगों का वोट यानी एंटी इनकम्बेंसी वोट एक जगह इकट्ठा होता है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो जाता है। लेकिन जब यही वोट कई पार्टियों में बंट जाता है तो सत्ताधारी दल की राह आसान हो जाती है। एकजुटता ही यहाँ कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो अगर वोटों को एकजुट करना ही जीत की चाबी है, तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। इसके लिए सिर्फ हस्तिनापुर के अंदर देखना काफी नहीं है। चलिए आस पड़ोस के इलाकों पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां की कामयाब सियासी रणनीतियों से हम क्या सीख सकते हैं। रणनीतिक साझेदारी यानी सही गठबंधन, इसका एक आजमाया हुआ तरीका है, जैसे राष्ट्रीय लोक दल के साथ तालमेल। आरएलडी की पकड़ गुर्जर और ग्रामीण ओबीसी समुदायों में काफी मजबूत मानी जाती है। पास के बिजनौर में ऐसी ही एक साझेदारी ने दिखाया है कि कैसे मिलकर नए सामाजिक समीकरण बनाए जा सकते हैं। गठबंधन सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं होता, ये एक साझा मकसद के लिए साथ काम करने का एक संदेश भी होता है। तो इन सभी बातों को, यानी यहाँ की जमीनी हकीकत, सामाजिक समीकरण, चुनावी इतिहास और पड़ोसी इलाकों के सबक, इन सबको मिलाकर चुनावी कामयाबी और असरदार शासन के लिए एक ठोस खाका तैयार किया जा सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसके 4 स्तंभ हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, चुनावी, घर घर जाकर दलित, गुज्जर और मुस्लिम समुदायों का एक मजबूत गठबंधन तैयार करना। दूसरा, संगठनात्मक, हर बूथ पर मजबूत कमेटियां बनाना जो जमीन से रोज की खबर ला सके। तीसरा, नैरेटिव, गरीब का हक, सबका विकास जैसे नारों के साथ समावेशी विकास की एक भरोसेमंद कहानी बनाना। और चौथा, संसाधन, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके लोगों और संसाधनों को स्मार्ट तरीके से जोड़ना और अफवाहों का मुकाबला करना। लेकिन कोई भी रणनीति, कोई भी सिद्धांत तब तक खोखला है जब तक वो शासन के असली मकसद से ना जुड़े, और वो मकसद है लोगों की असल समस्याओं को हल करना, उनकी आवाज को सुनना। तो वो असल मुद्दे क्या हैं जो लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं? नौजवानों के लिए बेरोजगारी, किसानों के लिए फसल का सही दाम न मिलना, टूटी फूटी ग्रामीण सड़कें, कभी आती कभी जाती बिजली और पानी की सप्लाई, और अच्छे स्कूल और अस्पतालों की कमी। ये है वो असल मुद्दे जिन पर एक वोटर अपना वोट डालता है। और जब इन शिकायतों को दूर करने की बात आती है तो ये एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है कि लोगों की निजता और उनकी जानकारी का सम्मान किया जाए। अच्छे शासन का मतलब ही यही है कि लोगों से मिली जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हो। विश्वास बनाने का यही सबसे ठोस तरीका है। तो आखिरी सवाल पर आते हैं। एक स्थायी जनादेश यानी लंबे समय तक लोगों का विश्वास जीतने का रास्ता क्या है? क्या ये सिर्फ चुनावी तिकड़म है या ये रोजमर्रा के काम और भरोसे पर आधारित शासन का एक लंबा रास्ता है? और जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे टिकाऊ जीत वो होती है जो विश्वास और ठोस काम की नींव पर खड़ी हो। एक ऐसा नेता जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि हर दिन लोगों के बीच मौजूद हो, जो सबकी सुने और जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करे, वही लंबे समय तक लोगों का दिल जीत सकता है। और आखिर में हमारा नजरिया एक उद्देश्यपूर्ण राजनीति का होना चाहिए। एक ऐसी राजनीति जो चुनाव जीतने से बहुत आगे की सोचे, जो सच्ची जनसेवा और अपने क्षेत्र के हर एक इंसान की तरक्की पर ध्यान दे, क्योंकि लोकतंत्र का असली मकसद यही है।
यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।